So we shall start with the fourth class of fundamental rights. ठीक है? The class will be dealing with these three topics, that is right to freedom, right against exploitation, and if time permits, cultural and religious rights. ठीक है? तो फर्स्टली we'll start with right to freedom. अच्छा, right to freedom में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22. ठीक है, चार आर्टिकल्स आते हैं. इट इज नॉट जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि राइट टू फ्रीडम तो आर्टिकल 19 होगा. ठीक है ना, 19 नहीं है, 19 से 22 सारे आते हैं. ठीक है, 24, 22, 23, 24 नहीं आते हैं. 23 एंड 24 आर अ पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, चलो वी विल सी. राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम, जैसे फ्रीडम जो है वो 7 तरह की थी. ओरिजिनली राइट टू फ्रीडम वाज ऑफ 7 टाइप्स गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) से लेके 1(g) तक. ठीक है, 19(1)(a) से 1(g) तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ट्रेड, कॉमर्स, एसोसिएशन और मूवमेंट, रेसिडेंस, ये सारी फ्रीडम्स थी, और प्रॉपर्टी. ठीक है, और उसके साथ ही 19(2) से लेके 19(6) तक जो है रेस्ट्रिक्शंस दिए थे कि इन फ्रीडम्स पे रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे. यू नो व्हाई? बिकॉज नो फ्रीडम कैन बी गिवन completely. ठीक है ना, there cannot be complete freedom unrestricted and unrestrained. क्यों? क्योंकि complete freedom देने से बच्चा बिगड़ता है. ठीक है, घर वाले भी नहीं देते तो स्टेट तो क्यों देगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों देगा, है ना. तो there are certain freedoms with certain restrictions जो हम लाइन बाय लाइन, ठीक है, कंजंक्टिवली पढ़ेंगे. ठीक है, द फर्स्ट. अच्छा, अब इसके बाद में, अब ये बात ध्यान रखना कि जो हम फ्रीडम पढ़ रहे हैं उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो यू हैव टू रीड दीज वेरी केयरफुली. राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने की और एक्सप्रेस करने की. ठीक है, यानी कि इट इज नॉट ओनली सेइंग समथिंग, इट इज बाय एक्सप्रेसिंग. एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? राइटिंग के थ्रू हो सकता है, एक्सप्रेशन आपका इशारों से हो सकता है. तो यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, और उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है. ये चीज लिख लेना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू प्रेस, है ना. इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी में इंक्लूडेड है. राइट टू इंफॉर्मेशन इसमें क्यों इंक्लूडेड है? बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ कंप्लीटली, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है. ठीक है, विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ कंप्लीटली. अच्छा, एक बात बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अनम्यूट होके कुछ भी बोलना शुरू कर सकते हो कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्टेट देता है, मैं अनम्यूट हो रहा हूं और कुछ भी बोलूंगा. कर सकते हो? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. रेस्ट्रिक्शंस क्या है? सोवरेनिटी. ये देखो, ये रेस्ट्रिक्शंस तो हर जगह होंगे. सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality, यानी गाली वाली नहीं देनी है, relation to contempt of court, वो कोर्ट अपने आप संभाल लेगा कंटेम्प्ट करोगे तो, defamation and incitement to an offense. ठीक है, इतनी चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं. अब एक काम करोगे आप, इनको, इनमें से जो आपको सही लगता है यूजफुल, उसको अभी के लिए नोट डाउन करोगे क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करने हैं. वापस वी विल नॉट कम बैक टू दिस स्लाइड. ठीक है, while doing questions we will not come back to this slide. जो तुम्हें यूजफुल लगता है ना इन दोनों में, वो लिखो. ठीक है, एक सेकंड सुन लो बात, उसके बाद लिखना. I'll give you time, एक बात सुन लो. ठीक है, second is article 19(1)(b) which says you can assemble peacefully without arms. ठीक है, कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हो और पीसफुली इकट्ठे होना है विदाउट आर्म्स. ठीक है ना. तो आप ग्रुप में दोस्त खड़े हो गए 4 कि भाई क्या कर रहे हो, तो सर बातें कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज अलाउड. हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो. किसी ने पूछा फोटो ले सकते, फोटो ले लो. ठीक है, बट दैट विल नॉट हेल्प. हाँ, तो यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एट वन प्लेस. ठीक है, आप अगर जूनागढ़ के पीछे चाउमीन खा रहे हो ठेलों पे तो आपको पुलिस भगा नहीं सकती है. ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे ये हैं कि भाई एक रेस्ट्रिक्शंस है, इंटरेस्ट, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी वापस आ गया, और पब्लिक ऑर्डर.
ठीक है, ये 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कुछ कोर्ट ने भी लगाए हैं जो कि मोरालिटी और डिसेंसी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो है मोरालिटी एंड डिसेंसी, कि भाई आप गर्ल्स कॉलेज के आगे 4 लड़के इकट्ठे हो नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकते 4 लड़के इकट्ठे होके, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना। तो ये सब है, ये कोर्ट ने लगाए। अब इस चीज को आप नोट करो, इनमें से जो पॉइंट आपको नोट करना है वो आप नोट करो, एंड देन वील मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 questions, 2 minutes, solve them. The time starts now. चलो डन, 30 seconds left. Time's up. Time's up. अब देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ पॉलिटिशियन सेज चौकीदार चोर है, तो इज ही एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन? ये कौन बताएगा? ये भूमिका बताएगी। भूमिका बताओ। Sir, he is liable. He is liable? Yes, sir. अच्छा, why? Because he don't have any proof or something regarding this that Chowkidar is a chore. He does not have a proof. Proof है तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट। चौकीदार चोर है, चौकीदार कौन है? ठीक है, एक। दूसरा प्रूफ नहीं है, ठीक है। तीसरा डिग्निटी ऑफ नेशन इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप किसी की प्राइम मिनिस्टर को बोलते हो ही इज अ थीफ, चोर है,
तो वो एक डिग्निटी ऑफ नेशन पे जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ही कैन बी स्टॉप, ठीक है, ऊपर रीजंस दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट इज रोहित इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एनरेज्ड बाय चाइनीज इंकर्जन। उसने क्या किया, बॉयकॉट किया, लोगों को बोला कि चीजें जलाओ और मुझे भेजो और मैं एफबी पेज पे लगाऊंगा, ठीक है। इज ही वैलिडली एक्सरसाइजिंग इज राइट? नुकुल? No, sir. Why? So because this is related to foreign, like another country, like this can So? be harmful. फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट, ऊपर पढ़ा लिखा नहीं आपने? Yes, sir. तो यहाँ फ्रेंडली रिलेशंस तो है ही नहीं ना चाइना के साथ अभी। इनकर्जन है, इंडिया ने बैन कर दिए एप्स, किए ना, वो भी छोड़ दो। इनकर्जन है तो फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, ये साफ यहाँ लिखा है इनकर्जन, ठीक है, तो फ्रेंडली रिलेशंस तो हो ही नहीं सकते। जब फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है तो फिर उन पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा दैट देयर आर वेरियस फोटोग्राफ, देयर वर वेरियस फोटोग्राफ्स व्हेन दिस इनकर्जन वाज स्टार्टेड। इनिशियली लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे चाइनीज एप्स बैन कर दी थी और हर कोई स्टेटस लगा रहा था, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत लगा रहा था, ठीक है, बॉयकॉट चाइनीज एप्स, और ये जी जिनपिंग के फोटोज जला रहे थे और एफएजीज जला रहे थे, देखे थे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। सो दैट वाज एक्सरसाइज, वैलिड एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट, ठीक है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कुछ और इससे आगे करता है, जी जिनपिंग के मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट कर देता है ये चीजें, ठीक है, तो वो फिर उससे अपने स्टेप से बाहर आ जाएगा उससे, ठीक है, बाउंड्री से, राइट। चलो ये बताओ। हाँ, नॉट क्लियर। नेशनल सिक्योरिटी का सर, ये नेशनल सिक्योरिटी वाला नहीं होगा? नेशनल सिक्योरिटी, नो, इफ यू आर बर्निंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, बॉयकॉटिंग एंड बर्निंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी कैसे आया? सर बिकॉज़ वो तो फ्रेंडली रिलेशंस भी हो गया, फिर फ्रेंडली तो रिलेशंस तो है ही गवर्नमेंट नहीं की ना, तरफ से ये फ्रेंडली रिलेशंस तो है ही नहीं, यही तो मैं वो तो समझा रहा अब हूँ। पता चला है, पहले तो फ्रेंडली रिलेशंस, पहले फ्रेंडली रिलेशंस थे, लेकिन इनकर्जन के बाद तो नहीं है ना, उसने इनकर्जन के बाद ही तो इतनी बात कही है। इनकर्जन हुआ चाइनीज, ठीक है, उन्होंने पैंगोंग सो पे जाए, वो उन्होंने आके अपनी पोस्ट लगाई वहां पे, ठीक है, उसके बाद ही तो बॉयकॉट करने की बात हुई है, राइट। इसीलिए ये चीज वैलिड है, उसका ये एक्ट वैलिड है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन उसका सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कलेक्टर ऑफ बीकानेर इंपोजेस अ कर्फ्यू, ठीक है, एलिसा ने राखी नहीं मना पाई अपने भाई के साथ में, उसको बहुत दुख हुआ, उसने पिटीशन फाइल की कि मैं राखी नहीं मना पाऊंगी, तो अब जल्दी से ये हटाओ। तो इज दिस विल शी सक्सीड? कौन बताएगा इसको? इसको बताएगा विहान। नो सर, विल नॉट सक्सीड, व्हाई? पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए कलेक्टर ने सर किया है। इट इज रिमोटली रिलेटेड विद पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, तो शी विल नॉट सक्सीड, ठीक है। वैसे ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना। एपिडेमिक्स एक्ट जो है 1897 का, इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक एनी डिसीजन इन केस ऑफ अ पैंडेमिक और एपिडेमिक, ठीक है। स्टेट के पास पावर है टू टेक एनी डिसीजन टू कंट्रोल पैंडेमिक और एपिडेमिक, ठीक है। ये 1897 एक्ट से आता है, ठीक है। चलो इसका बताओ भाई, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसका आंसर नीरज। Sir, it is also subject to public order because their protests may cause transmission of coronavirus. That's why it is reasonable to stop them from protesting. ठीक है, वेरी गुड, समझ में आने लगा है मतलब लोगों को, इस बारी रीजनिंग सबने सही दी है, गुड।
चलो विल टेक द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट है, सर ये सर क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया? वो थर्ड वाला समझ नहीं आएगा, वापस देखो। थर्ड वाला, ये वाला, इसका आंसर इसमें सर आपने अभी कहा कि वो तभी तो आपने कहा ना वो एपिडेमिक्स एक्ट के अंदर है ये वाला। पब्लिक ऑर्डर तो है ही, पब्लिक ऑर्डर से रिमोटली रिलेटेड है ये। वैसे पब्लिक ऑर्डर ये होता है कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, केओस क्रिएट कर रहे हैं, वो सब डर पैदा हो रहा है पब्लिक में, उसको रोकना इज मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अगर 10 लोग लड़ने जा रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, उसको आप रोकोगे तो इट इज फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, वो होता है पब्लिक ऑर्डर, शांति बनाए रखना। ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा पैंडेमिक है कि इससे अगर ये फैलने के थोड़े भी चांसेस होते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है, राइट। सो इट इज रिमोटली रिलेटेड विद पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, एक। दूसरा, एपिडेमिक्स एक्ट भी स्टेट को पावर देता है कि वो किसी पैंडेमिक की सिचुएशन में, ठीक है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, और उसमें डिफाइंड नहीं है क्या पावर होगी क्या नहीं होगी, कोई भी पावर, कोई भी एक्ट कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली आर्टिकल 12 एंड 13 कि भाई वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आपको फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हो। ये आर्टिकल जो है, ठीक है ना, ये जो चीज है, ये राइट हमें 19 में क्यों मिला है? क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स बहुत से ऐसे एसोसिएशंस थे जिनको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। ठीक है, कुछ एसोसिएशंस थे जो अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज फैला रहे थे, कुछ एसोसिएशन थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे। दे ऑल वर डिक्लेयर्ड इलीगल। ठीक है ना। तो इसलिए ये आर्टिकल डाला कि भाई एसोसिएशन बनाना इज अ फंडामेंटल राइट। जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दोज वर फ्रीडम फाइटर्स ओनली, सो दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन। ठीक है, या यूनियंस। ठीक है, कि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप एक एसोसिएशन बनाते हो, 500 लोगों की एसोसिएशन है, फिर आप गवर्नमेंट के पास जाके अपने कोई राइट मांगते हो या कोई चीज करवाना चाहते हो, तो यू हैव अ बार्गेनिंग पावर, राइट। ठीक है, ट्रेड यूनियन है तो आज ट्रेड यूनियन, अगर यूनियन के लीडर्स जो हैं वो अगर मैनेजमेंट से मांगते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, एक आदमी मांगेगा तो मैनेजमेंट मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, पूरी यूनियन अगर जाएगी और मांगेगी कि भाई वी वांट आवर सैलरीज टू बी हाइक्ड, तो मैनेजमेंट विल हैव टू गिव इन टू देयर डिमांड्स, राइट। देयरफॉर दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? वापस से यही पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया की कोई भी टेरिटरी में कभी भी जा सकते हो। क्या आपको इंडिया, राजस्थान से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है? नहीं। क्या कुछ एक्स्ट्रा परमिट लेना पड़ता है? नहीं। आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हो, राइट। पहले जम्मू कश्मीर जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, सोचना पड़ता था आदमी को, अब वो भी नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, चलो। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो और सेटल हो सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है। ठीक है ना, कि भाई इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। जैसे आप अभी कहो कि मैं अंडमान एंड निकोबार में जाके रहूंगा, ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल लोगों के बीच में जिंगालाला करूंगा घर बना के, तो क्या आप जा सकते हो? क्या आप वहां जिंगालाला कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आप प्रोटेक्ट करना है और उनका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा एक केस आया था, वो था पॉक्सो का। पॉस्को इज अ कोरियन कंपनी जो माइनिंग करती है आयरन ओर की, एल्यूमिनियम ओर की, बॉक्साइट माइनिंग करती है। उसने उड़ीसा में माइनिंग का टेंडर लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, लेकिन ट्राइब्स ने उसको अपोज किया। उसने वहां पे फैक्ट्री बनाई, वर्कर्स के घर वगैरह बनाने की कोशिश की, उनको रखने की वहां कोशिश की, तो ट्राइबल्स ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि उनका ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको यहाँ माइनिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था वहां पे। ठीक है,
राइट। कल को कोरोना पेशेंट बोलेंगे कि सर हमको तो फ्रीली मूव करना है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोरोना पेशेंट निकल के आ रहे हैं ऐसे, हॉस्पिटल पीबीएम में से निकल रहे, बोले हम घूमेंगे, ठीक है, अयोध्या जाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो क्या वो मंदिर वहां बना सकते हैं? मंदिर बना सकते, जा नहीं सकते अभी जब तक ठीक नहीं होते, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, इसलिए उसको उनको गवर्नमेंट रोक सकती है। अब जमातियों को क्यों नहीं रोका वो गवर्नमेंट जाने, ठीक है ना। वहां पे जो लोग थे उनको नहीं रोक पाए, क्यों नहीं रोका, क्या रीजन था, वो गवर्नमेंट को पता होगा, राइट। ऐसा नहीं कर सकते। अब हम लिख लिया, इसको नोट कर लिया, समझ लिया, चलो करो फिर क्वेश्चंस 4, 2 मिनट्स। चलो 1 मिनट पूरा हो गया है, लास्ट मिनट, जल्दी से करो। चलो टाइम्स अप हो गया भाई। फर्स्ट का आंसर है वर्कर्स एट बीका जी। कौन बताएगा? मनीषा बताओ। Yes, sir, it is the infringement of the right of the workers because they have Infringement, right to use infringement of which right? right to form union or association. Right to, sorry, Form union or association. फॉर्म यूनियन और, ठीक है, और एसोसिएशन, ठीक है। चलो और कोई? अक्षी बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ अक्षी। So, yes, sir, there is an infringement of their right because they have a right to strike and they have a reasonable right to strike for the hike in the salary. अच्छा, Demand ठीक। hike in the salary. कहाँ लिखा है? Sir, अंडर yes, विच फंडामेंटल ऊपर, राइट? sir, I don't remember. 19(1)(c), I guess. अरे मतलब वैसे हेडिंग बता दो, आर्टिकल नंबर बताने की जरूरत नहीं है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रोफेशन, कौन सा? Right to profession. Right to form association. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। एनीवन हैविंग अ Yes. कॉन्ट्ररी आंसर? मनीषा एंड अक्षी से कि भाई ये तो है इन्फ्रिंजमेंट है। एनीवन हैविंग अ कॉन्ट्ररी आंसर? सर इन्फ्रिंजमेंट तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं, असेंबल पीसफुली, उसका इन्फ्रिंजमेंट है। असेंबल पीसफुली का है इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं और कोई। चलो रीजनिंग आ गई, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो, एक चीज नोट डाउन करना, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, पहली बात, ठीक है। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है या फॉर्म यूनियन है,
उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, काम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू फॉर्म यूनियन एक फंडामेंटल राइट है, राइट। अब इसमें वो इकट्ठा हुए हैं और वो स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको हटा सकती है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो स्टेट उनको हटा सकती है। इसीलिए किसी भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, राइट। अंडरस्टूड। सेकंड का आंसर आमिर खान विशेष टू गो समवेयर, नीरज बताओ। Sir, it is a reasonable restriction. Reasonable restriction on which ground? Sir, public order or interest of general public. क्यों? आमिर खान के जाने से इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कैसे हार्म होगा? सर इनवाइट ही नहीं करा तो बिना जबरदस्ती थोड़ी जाएगा, इससे ऐसे जनरल तो पूरे इंडिया इकट्ठा हो जाएगा। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे हार्म होगा? पब्लिक ऑर्डर या जनरल पब्लिक, किसी आदमी के वहां जाने से ऐसा तो नहीं भीड़ उमड़ पड़ेगी, मतलब लड़ पड़ेगी कि आमिर खान को क्यों बुलाया है ना। देखो आंसर सही है, वो वहां जा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन रीजनिंग सही नहीं है। रीजनिंग ये है कि वो एक प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन में आपको जाने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। अगर वो रिपब्लिक डे फंक्शन होता तो आप जा सकते थे। राम जन्मभूमि का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इज अ प्राइवेट फंक्शन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रस्ट इटसेल्फ, राइट। चलो इसका आंसर विहान ही देगा। विहान बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ। होगा सर, इन्फ्रिंज होगा। Yes, अपने राइट्स की बात आती तो आदमी को हर एक्शन इन्फ्रिंजमेंट लगता है, कोई बात नहीं। प्रियम बताओ सर डिस्क्लोज इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं है फंडामेंटल राइट का? राइट टू मूवमेंट पूरा तो इन्फ्रिंज मतलब हुआ नहीं, क्योंकि स्टिल ही कैन गो समवेयर एल्स। अरे समवेयर एल्स की बात ही नहीं ना, उस जगह पे जाने की बात है। सर क्योंकि मैकडॉनल्ड्स वो प्राइवेट एंटिटी भी है, स्टेट नहीं ओन करती है। हाँ तो श्योर आंसर दो एक। सर नो है या नहीं है? नो इन्फ्रिंजमेंट बाय? because it's an private entity and also Exactly. because एग्जैक्टली। बी कॉन्फिडेंट विद योर आंसर्स, ठीक है ना, बी कॉन्फिडेंट, सही कर रहे हो। देखो मैकडॉनल्ड्स जो है वो एक रेस्टोरेंट है, वो प्राइवेट है, वो हमें सबको पता है। अब ये मत बोलना सर यहाँ लिखा हुआ नहीं था कि वो प्राइवेट रेस्टोरेंट है या नहीं, हमने पीछे देखा है वो प्राइवेट रेस्टोरेंट है हमारी कहानी में, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स इज अ प्राइवेट रेस्टोरेंट, तो प्राइवेट किसी के घर में घुसने का आपका कोई राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। कल को नहीं कैसे सर मैं आपके घर आ रहा हूँ पढ़ा दो, ठीक है ना, तो अभी ऐसा कोई राइट आपके पास नहीं है। चलो इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगा दुष्यंत। दुष्यंत इज नो मोर इन द क्लास, पता नहीं। चलो इसका आंसर किससे लें? इसका आंसर लेते हैं नुकुल से। नुकुल बताओ। No, sir, he cannot file a petition. क्यों? Sir, because in 19(1)(e) it's written if scheduled tribe or something like if their rights are 19(1)(a), E, B, C, C, E, D, E, F, G तक होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। E. हाँ कि भाई आप शेड्यूल्ड ट्राइब का इंटरेस्ट जो है वो हार्म नहीं कर सकते, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उनको रोक सकते हो किसी को, ठीक है। इसीलिए हिमाचल के ट्राइबल एरियाज में यू कैन नॉट बाय अ प्रॉपर्टी, ठीक है। आसाम में या और कोई भी एरियाज में जो ट्राइबल एरियाज है यू कैन नॉट बाय अ प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक कंसेप्ट आपको शायद जीके में बताया होगा इनर लाइन परमिट का, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है। क्यों रेस्ट्रिक्शन है? क्योंकि ट्राइबल एरियाज में अगर आप जाते हो तो हो सकता है आप वहां कचरा फैलाओ, ठीक है, उनको परेशान करो, ठीक है, वो अपना कोई भी मतलब वो कर रहे होंगे झिंगा लाला, वो आप उनको परेशान करोगे, ठीक है, वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे होंगे, आप उनको परेशान करोगे, ठीक है। इसीलिए आपका इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है राइट का, राइट ऑफ मूवमेंट का, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रेन यू फ्रॉम मूविंग टू दैट एरिया, राइट, ठीक है। चलो आर्टिकल 19(1)(f) was right to property, ठीक है, परचेज प्रॉपर्टी एनीवेयर एंड राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ योरसेल्फ।
ये जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया है। ठीक है, अब ये क्यों हटाया, किस लिए हटाया, क्या इसका रीजन था, क्या पूरी लड़ाई थी पूरी पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, ठीक है ना, कि वो हटाते ये वापस ले आती, ये हटा फिर वो हटाते फिर ये वापस रिस्टोर करती, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो एक दूसरे की आपस में क्या लड़ाई है वो हम बाद में देखेंगे जब आर्टिकल 31 करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ 19(1) जी, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड, अच्छा अब इसमें समझाते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, आप क्लैट करो, आप एमबीबीएस नीट का एग्जाम दो, जेई का दो, बीकॉम करो, आईएएस बनो, मर जाए जो करो, गवर्नमेंट कहती है मेरी बोला से तुम कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन व्हाट यू कैन नॉट डू इज, यू कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट की भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप हटा दो, ये आप नहीं कह सकते, गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है। ठीक है ना, और दूसरा है कि भाई ये कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग वो कुछ भी लॉ बना सकती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली हटा सकती है वहां से कि भाई आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या कुछ लोगों को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर सकती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर जो गवर्नमेंट का मान लो कोई इंजीनियरिंग कंपनी है गवर्नमेंट की, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, ठीक है, या फिर BHEL भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो उसमें वो किसको लेंगे, इलेक्ट्रिशियन को, इंजीनियर्स को लेंगे। ठीक है, आप NLU से लॉ करके वो तो नहीं कह सकते मेरे को भी लो, मेरा राइट टू प्रोफेशन है, आप मुझे भी लो, यू आर स्टेट, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मुझे भी इसमें जॉब दो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये दो चीजें स्टेट एम्पावर्ड है करने के लिए। दूसरा, ठीक है ना, एक ये है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे हैं, वो है ये, ठीक है ना, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे एक है। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्यों है इस पे, क्योंकि कल को कोई बोलता है कि भाई प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस खोलना है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल दो, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस शुरू करना है, तो कैन यू ओपन अ ब्रॉथल एनीवेयर, गवर्नमेंट इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, कल को आप कहते हो मुझे बेटिंग का बिजनेस शुरू करना है, क्रिकेट पे बेटिंग करनी है, ऐसे चौपाल लगा के बैठ के 4 लोग इकट्ठा करके तो बेटिंग करेंगे, IPL शुरू होने वाला है, ठीक है, नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। सॉरी 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 सॉरी,
चलो टाइम्स अप, लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर अक्षय, अक्षय मैसेज करेगा फर्स्ट का आंसर। छोड़ो। Government bans prostitution and declares all the brothels illegal. Is this infringement of right to profession? बताओ भाई, क्या ये राइट टू प्रोफेशन का इन्फ्रिंजमेंट है किसी के? नुकुल बताओ। सर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कुछ देर के लिए, बट इलीगल उसे करना, बैन नहीं कर सकते उसको, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी। क्यों? थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना और कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करने में डिफरेंस है। क्या पर्पस सॉल्व होगा थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करने से? अक्षी बताओ। सर कंप्लीट रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, पार्शियल रिस्ट्रेंट कर सकते हैं। उन्होंने बोला ऑल कर रहे हैं, ऑल द ब्रॉथल्स आर एज इलीगल, तो ऑल नहीं कर सकते। जहां ऑल नहीं पे कर सकते, कैसे पता चलेगा कि ये आधे करने हैं और आधे नहीं करने हैं? ये वाले ब्रॉथल्स ज्यादा इमोरल हैं और ये वाले ब्रॉथल्स कम इमोरल हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? रेजिडेंट एरिया में नहीं कर सकते, बाकी जगह कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नीरज बताओ। Sir, it is infringement of right to trade and profession, as bans on liquor means that they can't sell any other thing because they are only selling liquor. ओके चलो ठीक है। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने यहां पढ़ा था कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, ठीक है ना, गवर्नमेंट ट्रेड या प्रोफेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। अब ब्रॉथल में जाना जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है या वहां नहीं जाना जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली नहीं जाना है, ठीक है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू लिकर। लिकर पीना इंटरेस्ट है या लिकर नहीं पीना इंटरेस्ट है? कुछ के लिए पीना इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लिकर बैन जो है फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, सर राइट टू लाइफ खत्म हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये जो चीज है वो बैन ही इंटरेस्ट में है, राइट। जैसे टोबैको बैन है, जितने भी ये चीजें है ना, ये मान के चलो, ठीक है ना, कहीं भी कभी भी ये क्वेश्चन आएगा कि लिकर बैन कर दिया है, कंप्लीट बैन, ठीक है, और ब्रॉथल्स बैन कर दिए कंप्लीटली, टोबैको बैन कर दिया है, गुटखा बैन कर दिया है, राजस्थान में हुआ था अभी, ठीक है, तो रजनीगंधा को हर्बल प्रोडक्ट बना दिया था गुटखे से, तो वो कंप्लीट बैन है। ऐसे जितने भी बैन है ना इन चीजों पे, सिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? सिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिन प्रोडक्ट्स पे जितने भी बैन होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज हो जिसपे बैन होगा, कंप्लीट बैन वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर लिकर जो है वो देसी बंद कर दो, इंग्लिश चलने दो, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर वो बेचारे खाएंगे पिएंगे क्या? नीरज वो और कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को मार के और अपना प्रोफेशन चलाना, ठीक है, वो इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट सिन प्रोडक्ट्स को बैन कर सकती है। जैसे बिहार में और गुजरात में लिकर इज कंप्लीटली बैन, ठीक है, गुजरात में बिहार में लिकर बैंड है, वो ठीक है अंडर द टेबल कैसे भी दूसरे रूट से पहुंच जाता होगा, या वो दूसरे रूट से आ जाते होंगे राजस्थान, माउंट आबू, सैटरडे संडे, ठीक है, बट लिकर बैंड है, ठीक है। तो वो हो सकता है, बैन कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देगा विहान। होगा सर। हाँ इन्फ्रिंजमेंट होगा सर। इन्फ्रिंजमेंट होगा, चलो देखते हैं इसका। मीट बेचना वगैरह ये सब तो मर्जी है सामने। प्रियम
सर इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं होता होगा, मतलब जनरल पब्लिक उनको फेवर नहीं करती होगी। क्यों? जनरल पब्लिक मीट बैन को फेवर नहीं करती है, बीफ बैन को फेवर नहीं करती है? नहीं सर, मतलब फेवर करती है। फेवर करती है, अच्छा। चलो इसमें देखो, इसका आंसर क्या होगा? दिस बैन विल सस्टेन, ये सही है, बैन सही होगा। इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कंप्लीट बैन। जो बुचर कम्युनिटी है, कसाई कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, वो गोट के मीट पे गोट का मीट बेच सकती है, ठीक है, वो बफेलो मीट बेच सकती है, वो चिकन बेच सकती है, ठीक है, और दूसरे तरह के जो भी मीट होते हैं, ठीक है, वो बेच सकती है, बस बीफ नहीं बेच सकती, काउ एंड काफ, ठीक है ना, काउ, बुल एंड काफ, उसका मीट नहीं बेच सकती, बाकी कोई भी मीट बेच सकती है, राइट। तो इसीलिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, नहीं है, मतलब है बीफ बैन करना, ठीक है, राइट। जनरल कम्युनिटी है, उसको भी, उसकी भी प्रोटेस्ट हुई थी बीच में, क्योंकि देखा होगा आपने जब मोदी गवर्नमेंट आई थी नई नई, तब काफी ऐसे गौरक्षक आए थे, है ना, बीफ बैन किया था काफी गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने आफ्टर बीजेपी वन इन यूपी, ठीक है। तो वहां क्या हुआ था, वहां उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुई, तो कोर्ट ने बोला कि भाई बीफ बैन करना इज रीजनेबल, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी में भी, डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट्स के बाद जो डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी ये एक डीपीएसपी है कि यू विल प्रोटेक्ट मिल्चिंग एनिमल्स, ठीक है, जिसमें मिल्चिंग एनिमल्स मतलब जो मिल्क देते हो आपको, ठीक है ना, जो जैसे गाय है, तो ये प्रोटेक्ट करना है काउस को, ये एक डीपीएसपी है। इसीलिए बीफ बैन जो है वो एक वैलिड रेस्ट्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी बुक्स, कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर नुकुल बताएगी, नुकुल बताओ। सर नहीं है इन्फ्रिंजमेंट। नहीं है इन्फ्रिंजमेंट, क्यों नहीं है? सर वो बुक्स कौन सी मतलब चलाने, वो गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट के पास पावर है, वो तो ठीक है, लेकिन सेम ही कोर्स की प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, वो क्या करेगा फिर? उसका ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन तो बंद कर दिया आपने। सर स्कूल में नहीं ले सकते, पर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है तो किसने मना किया? एग्जैक्टली, कंप्लीट बैन नहीं है ना। आप दूसरी चीज तो कर सकते हो, ये बोल दिया कि आज से कोई बुक बेचेगा ही नहीं, कोई किताब नहीं बेचेगा, सब किताबें एनसीईआरटी लिखेगा, ठीक है। तो फिर हैरी पॉटर भी, मतलब हैरी पॉटर भी एनसीईआरटी लिख रहा है अगर इस टाइप की नॉवेल्स, तो तुम सोचो हैरी पॉटर फिर किस पे उड़ेगा? आम आदमी वाले झाड़ू पे उड़ेगा, ये आप पार्टी वाले झाड़ू पे, वो अपने उस पे नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की हालत हो सकती है अगर कंप्लीट बैन हो तो, ठीक है। तो कंप्लीट बैन नहीं है, ये बोला है कि भाई जो स्कूल में जो 5th to 12th बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की रहेंगी, बाकी पब्लिशर्स जो है, दूसरे पब्लिशर है, वो कोई भी और बुक बेच सकते हैं, वो 1st to 4th बेच सकते हैं, कॉलेज की बेच सकते हैं, और कोई भी बुक वो प्राइवेट मार्केट में वैसे बुक सेल आउट कर सकते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट केस है जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्रोफेशन या ट्रेड, ठीक है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, कंप्लीट बैन नहीं है। तो जब भी राइट टू प्रोफेशन की बात होगी, हम दो चीजें देखेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा प्रोफेशन, ट्रेड या इसका, एक, क्या वो सिन कमोडिटी है, ठीक है, सिन कमोडिटी यानी कि, या सिन सर्विस है, जैसे ब्रोथल हो गया, बेटिंग हो गया, जैसे ये आपके टोबैको हो गया, मीट हो गया, ये क्या टोबैको हो गया, और ये अल्कोहल हो गया, ये सब चीजें सिन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। अगर वो है और उनपे कंप्लीट बैन है तो वो वैलिड होगा। दूसरा, क्या ये बैन जो है वो कंप्लीट है, यानी टोटल बैन है, टोटल रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो और किसी सिन के अलावा और किसी प्रोडक्ट पे अगर टोटल बैन होता है तो वो बैन जो है वो इनवैलिड होगा, इन्फ्रिंजिंग दी फंडामेंटल राइट्स होगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं, लिख लो, ये दो चीजें नोट कर लो। एक तो टोटल बैन ऑन, एक तो सिन प्रोडक्ट्स पे टोटल बैन इज वैलिड, ठीक है। टोटल बैन ऑन एनी अदर प्रोडक्ट्स देन सिन प्रोडक्ट्स इज नॉट वैलिड।
चलो हाँ, लास्ट क्वेश्चन, will an indefinite ban on internet infringe right to freedom of trade and occupation? इसका आंसर विहान। इंडेफिनेट तो इंप्लीमेंट हो गई, अगर कुछ टाइम के लिए करते हैं तो फिर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा टाइम के लिए करें तो लेकिन ये ट्रेड पे कैसे है इंफ्रिंजमेंट? सर वो ऑनलाइन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ई कॉमर्स साइट्स वगैरह होती है, लोग Exactly, काफी ज्यादा अभी perfect. जज बनने लायक हो तुम, अच्छी रीजनिंग दी है तुमने, जजेस ने भी यही रीजनिंग दी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी यही रीजनिंग दी थी। अब आपका काम ये है कि आप सारे लोग उसी को पढ़ के बोला था सर। अच्छा पढ़ लिया क्या? वेरी गुड। आप सारे लोग इस जजमेंट का नाम ढूंढ के लाओगे और जजेस ढूंढ के लाओगे, ठीक है। ये जजमेंट अभी का है, रीसेंट जजमेंट है 2019 का। आप बताओगे इस जजमेंट का नाम क्या है, ठीक है, और जजेस कौन कौन थे। ओके चलो, जम्मू एंड कश्मीर में बैन जो हुआ इंटरनेट, उस पे है ये केस। छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। नाउ विल मूव टू आर्टिकल 20, ठीक है, जिसको जो लिखना है वो आप लिख लो, देन विल मूव टू आर्टिकल 20। चलो, आर्टिकल 20 डील्स विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। पहली बात, जब भी हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, कन्विक्शन इन केस ऑफ ऑफेंसेस है, ठीक है ना। ऑफेंसेस कब होते हैं? क्रिमिनल केस में होते हैं, ठीक है। कन्विक्शन कब होता है? क्रिमिनल केस में होता है, क्योंकि आपके टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पहले, ठीक है, मॉक टेस्ट में हमने दिए हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस काफी बच्चों ने गलत किए हैं, ठीक है। और मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो हमें मजे लेने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 20 आप ध्यान से समझो, पढ़ो, ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। सो आर्टिकल 20 में 3 चीजें हैं, क्या? डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ DEI, और सेल्फ इनक्रिमिनेशन। डबल जियोपार्डी मतलब होता है, एक सेकेंड, अब डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, मान लो एक बार के लिए अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती उसी सेम चीज की, ठीक है ना। सेम ही ऑफेंस की सजा 2 बार नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात, ठीक है। यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ये बात ध्यान रखना, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, प्रोसिक्यूशन होता है, क्रिमिनल केस को प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसपे क्रिमिनल केस चलता है ना, उस क्रिमिनल केस को कहते हैं प्रोसिक्यूशन, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम सुना होगा, जॉली LLB से काफी फेमस हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्विक्शन अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है पुराना, पिछले टाइम का, ठीक है। ऐसे लॉ पे, ऐसा लॉ जो पुराना लॉ है, एक अभी बना है, उसको आप पिछले टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मर्डर करना, मान लो एक बार के लिए 2010 से पहले मर्डर करना वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। 2011 में मर्डर करने को ऑफेंस बना दिया, ठीक है। आपने 2009 में किसी का मर्डर किया था, तो अब क्योंकि मर्डर 2011 में मर्डर ऑफेंस बना है, तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन एक्ट विच वाज नॉट एन ऑफेंस अर्लियर, ठीक है ना, ठीक है। जैसे अभी क्या ऑफेंस है? मास्क पहन के नहीं घूमना इज एन ऑफेंस राइट नाउ, है ना। क्या 2019 में ये ऑफेंस था? क्या पुलिस आपको पकड़ के चालान काट सकती है? 2019 में मैंने आपको देखा था बगैर मास्क के घूम रहे थे, चालान काट दिया, काट सकती है?
नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो ऑफेंस नहीं था। उस वक्त जो ऑफेंस होगा उसी के लिए आपको सजा मिल सकती है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। एक, पहले अगर ड्राइविंग आपने मान लो बगैर हेलमेट आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है, तो पहले पेनल्टी थी 100 रुपीज, आज पेनल्टी है 1000 रुपीज, ठीक है। आपको दिसंबर में किसी ने पकड़ा, ठीक है, दिसंबर में आपको बगैर हेलमेट जा रहे थे, तो क्या आज आपको 1000 पेनल्टी देनी होगी या 100 देनी होगी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन दिसंबर 2019? बताओ अक्षी। Unmute yourself first. Sir, please repeat. मार्च 2020 में लॉ आया कि आप जो भी हेलमेट के बगैर जाएगा उसको 1000 रुपए फाइन है, ठीक है। और दिसंबर में आप बगैर हेलमेट स्कूटी पे जा रहे थे क्लैट की कोचिंग के लिए, देखा मैंने आपको, ठीक है, और चालान काट दिया। दिसंबर का चालान आपका मार्च में कटा है, अप्रैल में कटा है, ठीक है, तो पेनल्टी 1000 रुपीज होगी या 100 रुपीज होगी? 1000 तो नहीं होगी सर। तो 100 होगी। अब उस समय 100 होगी तो भी नहीं काट सकते, उसी समय काटना होगा। ये कहाँ लिखा है? अलग ही लॉ। लॉ अज्यूम नहीं करना है, दो नहीं, ही लॉ है मतलब हमारे पास, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक ही चीज है। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, अज्यूम नहीं करना है सर उसी समय काट सकते हैं। ये कहाँ लिखा है इसमें? यहाँ पे कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना, तो अज्यूम मत करो। अजम्पशन इन केस ऑफ मतलब लीगल अभी नहीं रीजनिंग, कर सकते कुछ भी। हाँ, अभी 100 रुपए का काट सकते हैं। सर क्यों सर? तो आपने ऑफेंस तो किया ही था पहले, बगैर हेलमेट गाड़ी चलाना ऑफेंस है। आपने ऑफेंस किया, उस वक्त उसकी सजा 100 रुपए थी, आज उसकी सजा 1000 रुपए है। तो उस वक्त की सजा अगर आपको आज देंगे तो 100 रुपए काटेंगे, 1000 रुपए काटेंगे। ऑफेंस जब आपने किया है तब जो पनिशमेंट थी, या इसको ऐसे देखो चलो कि पिछले साल 2019 में थेफ्ट की जो पनिशमेंट थी ना वो 3 इयर्स थी, ठीक है। 2020 में थेफ्ट की पनिशमेंट 10 इयर्स कर दी, ठीक है। आपने थेफ्ट किया था या किसी ने भी किया था, चलो आपने नहीं किया था, किसी ने थेफ्ट किया था 2019 में, ठीक है, उसका केस चला, 2020 में उसके केस का वर्डिक्ट आना है, तो अब उसको 10 इयर्स का पनिशमेंट मिलेगा या 3 इयर्स का पनिशमेंट मिलेगा? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि जब उसने ऑफेंस किया है उस वक्त जो पनिशमेंट था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एज ऑफ नाउ, उसको वो पनिशमेंट मिलेगा। आई बात समझ में? यस सबके समझ में आई? प्रियम, नुकुल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विहान ने पोस्ट किया है कि अगर एक लड़का 3 लड़कियों को छेड़ रहा है, ठीक है, एक लड़का 3 लड़कियों को छेड़ रहा है, चक दे इंडिया देखी होगी आपने, ठीक है, चक दे इंडिया में रेस्टोरेंट का सीन होता है, एक लड़का 3 लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को छेड़ रहा है, ठीक है, तो तीनों लड़कियां अलग अलग केस फाइल करती हैं, ठीक है। एक्ट एक ही है कि एक साथ बैठा, वहीं बैठा बैठा तीनों को एक साथ छेड़ रहा है, मल्टीटास्किंग, ठीक है, और तीनों ने केस फाइल कर दिया, तो क्या वो डबल जियोपार्डी में आएगा, ट्रिपल जियोपार्डी में आएगा? तीनों का अलग अलग केस, तीनों की अलग अलग पनिशमेंट, एक्ट एक ही है, वहीं बैठ के उसी चेयर पे छेड़ा है उसने। नीरज बताओ। सर ऑफेंस तो हर किसी के साथ अलग हुआ है ना। हाँ, तो मतलब डबल जियोपार्डी में नहीं आएगा। नहीं, हो सकता है कि वो तीनों अलग अलग बैठी हों और एक ही टाइम पे तीनों छेड़ रहा हो, कोई कनेक्शन ना हो उन तीनों का। साथ में बैठी थी, फ्रेंड्स हैं तीनों, बहनें हैं, चलो, और हाँ। रियल बहनें और कनेक्शन, ट्विंस हैं तीनों, इससे तो क्या कनेक्शन हो सकता है? तो भी क्या हुआ, ऑफेंस तीनों के साथ अलग किया है ना। हाँ, एग्जैक्टली, तीनों के साथ अलग अलग ऑफेंस है, 3 अलग अलग बॉडीज हैं, तीनों के साथ अलग अलग ऑफेंस है, ठीक है। मैं आज 3 चीजें चुराता हूं तो मुझे तीनों की सजा मिलेगी, राइट? तो 3 ऑफेंस अलग अलग है वो, तो तीनों, वो डबल जियोपार्डी में नहीं आएगा। प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, पार्टीज चेंज हो गई ना, प्रोसिक्यूशन में पार्टी चेंज हो गई, गर्ल का नाम है ए, बी और सी, इना, मीना और डीका, तो पहले इना केस करेगी, फिर मीना केस करेगी, फिर डीका केस करेगी, तीनों केस करेंगी, है ना।
तो पार्टीज चेंज हो गई तो सेम ऑफेंस तो रहा ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? एक्ट सेम है लेकिन लगा तीनों को अलग अलग है। ठीक है, चलो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ में आ गया। इसमें दो चीजें होती है, एक कि जो पहले ऑफेंस नहीं था उसकी आज पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, और जितनी पनिशमेंट किसी ऑफेंस की पहले थी उससे ज्यादा आज नहीं दे सकते अगर इंक्रीज भी हो गई है आज तो। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताओ अब इसमें कि कोई एक एक्ट था जो पहले ऑफेंस था, 2019 में वो एक्ट एक ऑफेंस था, ठीक है, और मैंने वो एक्ट कमिट कर दिया, ठीक है, 2020 में अब वो ऑफेंस नहीं रहा, ठीक है, उसको ऑफेंस से हटा दिया। मान लो सिडिशन ही है, मैंने सिडिशन किया 2019 में, 2020 में सिडिशन से हट गया वो, तो विल आई गेट पनिशमेंट और नॉट? भूमिका बताओ। Yes, sir. मिलेगी? Yes. मनीषा बताओ। सर मिलेगी पनिशमेंट। मिलेगी पनिशमेंट, चलो ठीक है। विहान बताओ। मिलेगी सर, मिलेगी? देशद्रोही हो सर। अच्छा ऐसे मत करो यार, नहीं मिलेगी। जो एक्ट पहले ऑफेंस था, इसमें उल्टा है बिल्कुल, है ना, पॉजिटिव चीज है यार ये। जो एक्ट पहले ऑफेंस था लेकिन अब वो ऑफेंस नहीं है, यानी कि अब स्टेट के या पार्लियामेंट के समझ में आया कि भाई ये हमने फालतू ही ऑफेंस बनाया था, इसको ऑफेंस बनने के लायक ही नहीं है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो जो चीज ऑफेंस बनने के लायक नहीं है उसके लिए क्यों पनिशमेंट देगी स्टेट? ठीक है, इस चीज में उल्टा है, पहले ऑफेंस था आज ऑफेंस नहीं है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी आदमी खुद के अगेंस्ट जो है किसी भी क्रिमिनल केस में विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में पुलिस ऐसे लॉकअप में लाके मारती पीटती थी, बोल तूने ये काम किया है, बोल तूने किया है, क्राइम किया है, कन्फेशन लेती थी, राइट? तो कन्फेशन कोर्ट में कुछ काम नहीं आता। ठीक है, वो कन्फेशन पुलिस वाले की सेल्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत है, बाकी कुछ काम नहीं आता। वो पुलिस को सर्च करने के लिए काम आ सकता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर कोई आदमी खुद जाके बोलता है कि भाई मैंने ही चोरी करी है, तो उसका स्टेटमेंट काम नहीं आएगा अनलेस ही गिव्स इन राइटिंग कि भाई हाँ मैंने करी है, वो बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे, प्रूफ भी हो जाता है क्या इसी ने करी है। ठीक है ना, तो यू कैन नॉट बी कंपेल्ड किसी के फोर्स में। मैं खुद जाके अगर बोलूंगा जज के सामने कि भाई मैंने किया है और मैं थोड़ा बहुत प्रूफ दे दूंगा कि हाँ भाई मैंने किया है, तो अलग बात है, बट आई कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। ठीक है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अथॉरिटी जबरदस्ती किसी आदमी को बोलती है कि तुमको जाके बोलना है कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो वो क्या है, कंपेल नहीं कर सकते आप किसी को, ठीक है, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, राइट? अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सी चीज है, और ये क्रिमिनल केस में ही अप्लाई होता है, ध्यान रखना, इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है। ये बात समझ में आ गई? किसी को कुछ नोट करने का मन हो तो नोट कर लो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस चलो सॉल्व करो, 5 क्वेश्चंस है, 2.5 मिनट्स, जल्दी से। सरेंडर इंक्लूडेड है? सरेंडर तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना आदमी, विहान, सरेंडर आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, तो वो कंपेल नहीं कर रहे हो आप उसको, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये यहाँ पे ड्यू टू होगा, इस जगह पे DUE, ड्यू टू एडिशनल एविडेंस।
30 seconds left. थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट. चलो हो गया. 30 seconds क्या, 5 seconds left, सॉरी. नाउ चलो क्वेश्चन के आंसर. अब फर्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकल बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ट्विंकल फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? नेटवर्क इश्यूज बहुत है. प्रियम बताओ. चलो किसी और से पूछते हैं, कौन बताएगा? अक्षी बताएगी. अक्षी बताओ. अनम्यूट करके बताओ. सर ये डबल जियोपार्डी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? सर मतलब क्योंकि उसमें एडिशनल एविडेंस मिलने से उस समय नहीं मिल रहे थे तो वापस प्रोसिक्यूट कर लिया. ठीक है. अब उसमें गिल्टी हो गया तो इसीलिए. ठीक है, कुछ हद तक रीजनिंग सही है. देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, डबल जियोपार्डी क्या होता है? डबल जियोपार्डी इज पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन, है ना? प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. ठीक है, पहले केस में वो प्रोसिक्यूट तो हुआ, पनिश्ड नहीं हुआ, है ना? हमने यहां देखा कि भाई उसका एक्विटल हो गया था यहाँ पे. ठीक है ना, हिज एक्विटल. तो पनिश तो नहीं हुआ. एक्विटल मतलब छोड़ देना, प्रोसिक्यूट मतलब केस होना, एक्विटल मतलब उसको छोड़ देना, और कन्विक्टेड मतलब उसको आरोपी बनाना. ठीक है, ठीक है, उसको पनिशमेंट देना बाद में. ठीक है, तो पहले केस में प्रोसिक्यूशन एंड एक्विटल है, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट नहीं है ना? तो इसीलिए डबल जेपर्डी नहीं होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस वन. विहान बताओ. सर डबल जियोपार्डी नहीं हुआ क्योंकि दो ऑफेंस किए हैं उसने, दोनों के लिए अलग अलग. एग्जैक्टली, थेफ्ट अलग ऑफेंस है, एक्ट एक ही है. वही 3 लड़कियों वाली बात है यहाँ पे. एक्ट एक ही है, ऑफेंस 2 अलग अलग है. चुराने गया था, चुराते वक्त मार भी दिया. ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स एक ही है, वो अलग अलग है बाकी. ठीक है ना? थर्ड केस का आंसर नीरज बताओ. सर इन्फ्रिंजमेंट है सर. इन्फ्रिंजमेंट है. हाँ सर. रीजन बताओ. सर रीजन ये है कि सर कोई ऑर्डर या फिर कुछ नहीं है, मतलब सिंपली लिखा हुआ है कि नार्को टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके जो आंसर्स हैं उसके अगेंस्ट ही यूज होंगे. यही चीज अगर कोर्ट ने कही होती कि है ना नार्को टेस्ट करवाना है या उससे सर्टिफाइड होता तो फिर ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता. अच्छा, कोर्ट अगर डबल जियोपार्डी करेगा तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा? कोर्ट अगर होगा तो भी. तो इस केस में क्यों नहीं होगा फिर? पर सर इसमें सर पुलिस वाले ही करवा रहे हैं तो वो नहीं हो सकता सर. क्या पता पुलिस वाला कोई काम करे तो चोरी है, वही काम कोर्ट करे तो गलत नहीं है. गलत बात हुई. क्रेडिबिलिटी पे डाउट है ना. जैसे नीचे भी लिखा हुआ है कि वो उसको विटनेस मतलब खुद के लिए विटनेस नहीं हो सकता वो. ठीक है, कोर्ट के सामने बोलेगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. तो वो सेम चीज ही है. अब आप ये देखो कि ये स्टेटमेंट है. ठीक है, यहां कहीं ऐसा लिखा है कि पुलिस के सामने बोलेगा तो होगा, कोर्ट के सामने बोलेगा तो नहीं होगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा. ठीक है, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड, इसका मतलब है कोई भी उसको कंपेल नहीं कर सकता विटनेस बनने के लिए. ठीक, उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता विटनेस बनने के लिए, चाहे वो कोर्ट हो चाहे पुलिस हो. ठीक है, तो इस केस में फिंगरप्रिंट देना विटनेस बनना नहीं होता. ये बात ध्यान रखना. ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता. फिंगरप्रिंट दे सकते हो, ठीक है, डीएनए दे सकते हो, और हैंड राइटिंग टेस्ट करवा सकते हो, वो पुलिस करवा सकती है.
ठीक है ना, ये सब चीजें करवा सकती है। तो ये जो चीजें है ना वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आती, ठीक है। बट नार्को टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है नार्को टेस्ट जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप किसी को फोर्स कर रहे हो या कंपेल कर रहे हो खुद के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, ठीक है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक लिंक सर भेजेंगे, ठीक है, उसमें नार्को एनालिसिस कैसे होता है वो बताया जाएगा। आपको एक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, फिर ऐसे थप्पड़ मार मार के डॉक्टर पूछता है कि बताओ तुमने ये किया था क्या, तुमने ये किया था क्या, 3-4 बार पूछते हो, 4 बार में हाँ बोल देता है, ठीक है। तो वो एक सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट होता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए नार्को टेस्ट जो है वो अगेंस्ट आर्टिकल 20 है, ठीक है। अब नुकुल 4th का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। सर ये उसके अगेंस्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना कोई कोर्ट के अंदर केस हुआ है ना उसे कुछ पनिशमेंट मिली है, वो उसको ऑफिस से निकाला गया है। तो ये डबल जियो पार्टी नहीं। ये क्या है? सर वो तो बाद में हुआ है ना, तो फिर पहले ये तो मतलब एक बार ही हुआ है, डबल बार नहीं हुआ। एग्जैक्टली ऐसे बोलो कि एक बार हुआ है, 2 बार नहीं हुआ, इसलिए डबल जियोपार्डी नहीं है। कोर्ट भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, पनिशमेंट भी है, लेकिन वो एक ही बार है, ठीक है। अगर ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन होता है, ठीक है ना, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ, उसको ऑफिस से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, सैलरी काट ली, ऐसा कुछ कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट जो है वो सिर्फ कोर्ट कर सकता है, कोर्ट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है, राइट। तो अगर कोर्ट के अलावा कोई उसको ट्रायल लेके और ऐसे पनिशमेंट कर रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा डबल जियोपार्डी में, ठीक है। अंडरस्टूड? ठीक है, वेरी गुड नुकुल। अब आप जज बनने की तरफ पहुंच रहे हो धीरे धीरे। चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन बताएगा? किससे पूछे? विहान से पूछते हैं। विहान बताओ। ये नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल लॉज के अंदर होता है वो। एग्जैक्टली, टैक्सेशन लॉज में ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज में होता है, राइट। टैक्सेशन लॉज में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेशन सिविल और कोई भी लॉ में, ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल है। चलो तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट। अब 21 पे आते हैं। बहुत ही छोटा आर्टिकल है, वैसे बहुत बड़ा है, सारे आर्टिकल्स में सबसे बड़ा आर्टिकल 21 है, लेकिन हमारे समझने के लिए बहुत ही छोटा है। क्या? कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि भाई किसी को भी आप मार नहीं सकते, ठीक है, एक्सेप्ट कि एक ऐसे प्रोसीजर से जो लॉ ने बनाया हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रोसीजर जो है वो वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है, ड्यू प्रोसेस भी होना चाहिए। हाँ, अब विहान ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर नार्को टेस्ट करते हैं उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन से दूसरे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। वो बोलता है मैंने लाश यहाँ गाड़ी है, मैंने फिर ये काम किया है, वो काम किया है, उससे फिर वो बॉडी ढूंढ रिकवर करते हैं, वेपन रिकवर करते हैं। तो क्या वो चीज जो है वो इसमें आएगी सेल्फ इंक्रिमिनेशन में? वो चीज सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगी, तो वो चीजें वैलिड है। अगर स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई रिकवरी होती है, कन्फेशन भी जो पुलिस लेती है ना, पुलिस को क्या ये चीज पता नहीं है कि कन्फेशन काम नहीं आती? उनको पता है, लेकिन कन्फेशन के बेसिस पे जो रिकवरी करते हैं वो वेपन्स की, बॉडी की, या और भी और जो कुछ चुराया है तो उस आर्टिकल्स की, वो एडमिसिबल है, वो काम आती है, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगी। लिख लो, रिकवरी बेस्ड ऑन the statement of recovery based on the statement of the accused. Recovery based on the statement of the accused will not fall under self incrimination. ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। प्रोसीजर देखो, इसमें सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, ठीक है,
एक तो ये है कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ क्या होनी चाहिए, और एक ये है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है। अगर लॉ ये प्रोसीजर दे कि कोई भी आदमी छींक रहा है तो उसको मार दो, ये एस्टेब्लिश प्रोसीजर किसने किया, लॉ ने किया, तो क्या आप उसकी लाइफ ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो प्रोसीजर जो है ना वो ड्यू प्रोसेस से बना होना चाहिए। लॉ जो है, लॉ शुड बी फॉर्म्ड बाय ड्यू प्रोसेस, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये चीज, ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाइफ का क्या मतलब है। लाइफ के बहुत सारे मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं बहुत सारे, ठीक है। मतलब मैंने तो यहाँ 8 ही लिखे हैं, लेकिन 8 की जगह 18, 19, 20 मतलब भी हो सकते हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ में बहुत चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है तो राइट टू लाइफ भी बढ़ रहा है। टाइम पास में ही है, जब ये राइट टू इंटरनेट भी आपका राइट टू लाइफ में आने लग गया है। वही जजमेंट जो आपको मैंने बोला है, ढूंढ के लाओगे आप नाम उसका, ठीक है। एक राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी अब धीरे धीरे राइट टू लाइफ में आ जाएगा। ये सारी चीजें तो है ही, ठीक है, ये राइट टू लाइफ में आती हैं। इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ कुछ, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। वैसे राइट टू लाइफ का जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्लैट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है। अब एक ये केस जो है, ये हमारे अभी काम का राइट टू प्राइवेसी का केस का नाम लिख लो, कि जस्टिस के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। जजेस कौन थे, बेंच क्या थी, अपने आप ढूंढ लेना, लिख लेना। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन पे, या ऐसा करते हैं कि बाकी जो लॉज हैं आर्टिकल 22 तक अभी करेंगे, ठीक है, बाकी बाद में कल करेंगे, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 86th अमेंडमेंट 2002 से आया था। हमारे लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। यस, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A ब्रॉट इन बाय 86th अमेंडमेंट 2002। हमारे लिए सिर्फ इतनी सी चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें 6 से लेके 14 साल तक 6 to 14 जो है वो राइट टू एजुकेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि एनएलयू जोधपुर में पढ़ना मेरा राइट टू एजुकेशन है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज गिवन टू समवन हु इज बिटवीन 6 to 14 years of age, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट देगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स चला रही हैं जिनमें फ्री एजुकेशन है, और इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी 2010 में आया है, ठीक है। चलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना है, लीगल मतलब ये जो लीगल एडवाइस ले सकता है, और राइट टू लॉयर भी है। लेकिन इसके जो और प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात है, लेकिन ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है क्लैट के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो जाती है जो हमें अभी काम नहीं आएगी, ठीक है। एक छोटी सी बात नोट कर लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब एक क्रिमिनल एलिमेंट है और ये कुछ बुरा काम कर सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, आगे आने वाले 1-2 दिन में, तो उसको वो अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करके मैक्सिमम 3 मंथ्स तक अपने पास रख सकती है विदाउट एनी रीजन, मतलब विदाउट एनी कॉज। उसने कुछ किया कुछ नहीं है, बस एक एप्रीहेंशन है कि उसको वो कुछ कर सकता है। जैसे मान लो कोई आदमी है जिसका उसको लगता है कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अयोध्या में जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब तक ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है तब तक उनको स्टेट जो है वो अरेस्ट करके रख सकती है। जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खत्म हुई उनको छोड़ दिया, ठीक है, राइट। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी प्रिकॉशन के बेसिस पे किसी को डिटेन करना, उसने किया कुछ नहीं है, उसको बस डिटेन कर रहे हैं। तो 3 महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद एक उससे ज्यादा अगर डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनता है हाईकोर्ट जजेस का, ठीक है। वो एडवाइजरी बोर्ड अगर आपको एडवाइस देता है कि हाँ इसको और करो डिटेन अभी, तो फिर आप और कर सकते हो डिटेन, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सर, हाँ सर जैसे 3 महीने के लिए उसको डिटेन कर लिया, फिर अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन वापस 3 महीने के लिए कर लिया, तो ऐसे कर सकते हैं? करते हैं, लूप होल्स हैं, ठीक है, ठीक है ना।
हाउस अरेस्ट जो अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है, हाउस अरेस्ट, ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं आती है। हाउस अरेस्ट वो एक टिपिकल पार्ट नहीं है, बट किसी को आप अरेस्ट करके अंदर जेल में रख रहे हो, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आती है, ठीक है ना। हाउस अरेस्ट जैसे नॉर्मल कोर्स में हाउस अरेस्ट होती नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के केस में हाउस अरेस्ट की है, उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट करके रखा था, या और भी जो है ये महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट करके रखा है, ये हाउस अरेस्ट है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। सर हाँ वो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है तो इसके लिए कोई वो होती है कि मिनिमम की अगर ऐसा आदमी है तो इसको रखना है और ऐसा आदमी है कुछ तो नहीं नहीं है, रखना है, कुछ नहीं। पुलिस को लगता है, स्टेट को ऐसा लगता है अगर, उठा सकता है। हाँ स्टेट को लगता है कि उठाना है तो उठा के डाल सकते हैं, इसीलिए इन चीजों का मिसयूज भी होता है, ठीक है ना। जैसे अक्षी ने जो अभी बताया, अक्षी लॉयर बनने के लिए एकदम आप परफेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे, या एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए फंक्शन के लिए आप परफेक्ट हो रहे हो कि सर 3 महीने रखेंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, फिर 3 महीने रखेंगे। ऐसे काम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर सकते हैं, पुलिस वाले कर सकते हैं। आईपीएस आईएएस के लिए अप्लाई करो, ठीक है, क्लैट तो होती रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें हैं। और अब जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस राइट एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, एजुकेशन एंड लिटरेरी राइट्स भी, ये सारे हम कोशिश करेंगे कल फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दें, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स ले लें, ठीक है। चलो आज की क्लास में अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है विहान ने। विहान का कहना है कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब क्या करेंगे बताओ। ऐश करो रे, अभी पेपर का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कब होगा क्या होगा। तो प्रेशर मत लो, पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन प्रेशर लेके पढ़ाई मत करो सर 20-20 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, अब क्लैट तो निकालना ही है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो रीडिंग पे फोकस करो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और समझो। नॉवेल्स पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल रोज के रोज पढ़े, इससे क्या है आपकी रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है सर मुझे पढ़ने की आदत नहीं है तो चेतन भगत की नॉवल उठा लो, ठीक है, या फिर कुछ बुक्स जो है क्लैट ने रेकमेंड की हैं वो ले आओ, वो पढ़ लो, ठीक है। मेरी जब पढ़ने की आदत नहीं थी तो मैंने क्या किया था, मैंने एक हिंदी की नॉवल उठाई, हिंदी की नॉवल पढ़ी, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सबकी आदत इंग्लिश की होती है, तब मेरी आदत तब नहीं हुआ करती थी। हिंदी की नॉवल पढ़ी, जब उसकी यूज टू हो गया मैं, देन आई टुक अप इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है, नॉवेल्स तो नहीं, नॉन फिक्शन, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, किसी अच्छे लॉयर पे बायोग्राफी पढ़ सकते हो, जैसे नानी पालकी वाला पे बायोग्राफी है, ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स आज तक इंडिया में जो हुए हैं, वो नानी पालकी वाला है, ठीक है। केशवानंद भारती जो केस है, ठीक है, उसमें केशवानंद भारती की साइड से जो लॉयर थे वो नानी पालकी वाला थे, ठीक है। अब उनका लॉयर और बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो उन्होंने ही प्रपोज की थी कोर्ट में, ठीक है। तो उनकी लाइफ कैसी थी, क्या थी, नानी पालकी वाला अ लाइफ बाय एम बी कामत ऐसे करके एक बुक है, वो आप मंगवा के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ऐसी किताबें पढ़ो जिनमें आपको इंटरेस्ट आए, प्लस आपकी रीडिंग हैबिट बने, आपको समझ में आने लगे चीजें। या फिर एडिटोरियल्स पढ़ो न्यूज़पेपर के, न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली पढ़ो ही पढ़ो, रोज के रोज पढ़ो। मतलब ऐसा कर लो कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना तो जीवन का एक बहुत जरूरी काम हो गया है, ठीक है। चाहे घर में खुद की भी शादी हो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ के फिर शादी में जाना है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ डाउट होगा तो हम बता दो अभी, अगर किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। मनीषा बोले सर पेज 11 लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। पेज 11 तो अब कैसे देखें, रुको एक मिनट देखते हैं। मनीषा को लास्ट क्वेश्चन, मनीषा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमने जब ऊपर पढ़ा है ये चीज कि जो, अब देखो ये बोल रहा है कि टैक्स लगाया, ठीक है, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है 2018 में, ठीक है ना, उनको भी आप करोगे, तो ये क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का एप्लीकेशन है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का एप्लीकेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में वॉइड है। फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कब होगा, सिर्फ क्रिमिनल केस में। ये क्रिमिनल नहीं है ना, ये एक्ट क्या है, ये टैक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्रिमिनल नहीं है, तो इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लगा सकते हैं,
ठीक है, वोडाफोन पे 10,000 करोड़ का टैक्स इसीलिए लगा है, ठीक है, तो इसलिए ये हो सकता है। और किसी को कोई डाउट, और शुड वी स्टॉप? सर चलो मेरे भाई। को- हाँ सर मेरे को डाउट। हाँ विहान पूछो डाउट। सर अगर जैसे वो डबल जियोपार्डी के ऊपर ही है, अगर कोई मान लो नेता है या कोई भी है जो कि है ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो दूसरी के रिलीजियस वो होता है ना भावनाओं क्या कहते हैं उसको हाँ, ठेस हाँ। पहुंचाता है, अगर